हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस बार हम लोग एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोजर्स, मतलब हम पॉपुलेशन को क्या एक्सपोजर्स, ट्रीटमेंट या ट्रायल्स ये सब दे रहे हैं। अगर हाँ तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंडर हैंड आता है, और अगर नहीं तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंडर हैंड आता है। तो ऑब्जर्वेशनल में हमने एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें इन्वेस्टिगेटर एक्सपोजर्स दे रहा है पॉपुलेशन को। ठीक है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो दो तरीके की है। एक तो है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, एक है नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में हम रैंडम एलोकेशन करते हैं और नॉन रेंडमाइज में रैंडम एलोकेशन नहीं करते हैं। तो ये रेंडमाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि रैंडम एलोकेशन इसमें रहता है, तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसे RCT भी कह सकते हैं, एंड नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें रैंडम एलोकेशन नहीं है। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से रेंडमाइजेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर सिमिलर इन अप्रोच टू कोहर्ट स्टडीज़ एक्सेप्ट that the conditions in which the study is carried out are under the direct control of investigator। तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हम जो कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में सारी सिचुएशंस को रखता है कि भाई हम उसको प्लेसिबो दे रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सारा हमारे अंडर हैंड रहता है। ठीक है, तो अप्रोच तो कोहर्ट में और दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एम क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का? इट प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ ऑफ इटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर्स। इट प्रोवाइड मेथड फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब ये प्रूफ भी देता है और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को मेजर करने का मेथड भी देता है, ताकि हम कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट, कंट्रोल एंड ट्रीट कर सकें। टू टाइप्स रहता है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसमें रैंडम एलोकेशन है, इसमें नॉन रैंडम एलोकेशन है। नाउ बेसिक स्टेप्स क्या है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में? सबसे पहला स्टेप है ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग द रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। आफ्टर दैट randomization. Fourth step is manipulation or intervention. Fifth step is follow up and sixth is assessment of outcome. अब हम इसको एक डिटेल में एक एक स्टेप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप है ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल। तो हम कोई भी स्टडी स्टार्ट करने से पहले या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम उसके लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप, कि भाई हम इन्हीं लोगों पे स्टडी क्यों कर रहे हैं और इनके लिए हमने ये कंट्रोल ही क्यों रखे हैं। ठीक है, तो उन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट सैम्पल साइज सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल साइज में कितने सैम्पल पे, जनरली स्मॉल सैम्पल पे नहीं किया जाता है, मेनली लार्ज सैम्पल पे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रहता है। तो सैम्पल साइज हम लोग लार्ज रखना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। नॉट ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं हम, और जो हमारे वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशंस क्या क्या हैं, किस शेड्यूल से हम उनको देंगे, और जो जिनके ऊपर हम दे रहे हैं जिन पॉपुलेशन पे उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई उनको क्या चीज़ फॉलो करना है। तो ये सारा स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्रोटोकॉल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है सेलेक्टिंग द रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। अब रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज़ अ ब्रॉड एज मैनकाइंड।
limited to geographically, limited to person in specific age, gender and social groups. तो जैसे हम लोग कोई डेंटल कॉलेज में या कोई मेडिकल कॉलेज में गए हैं, ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ले लिए। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है वो हमारा पूरी मेडिकल कॉलेज की पॉपुलेशन तो हमारी रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन हो गई। जो उसमें से हमने फर्स्ट ईयर की जो भी पॉपुलेशन हमने ली है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन हो गई। नाउ द स्टडी पॉपुलेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉपुलेशन, मतलब रेफरेंस पॉपुलेशन में से ही हम एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन लेते हैं। अब जो स्टडी पॉपुलेशन है वो 3 क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। क्या? एक तो सबसे पहला इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है, जो आपस में जो सहमति जिसे हम बोलते हैं, तो इन्फॉर्म कंसेंट होना ज़रूरी है कि भाई हाँ हम इस स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करने को रेडी हैं। देन वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए रेफरेंस पॉपुलेशन का। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर है, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज ही लिया है, ना कि हमने कोई दूसरा कॉलेज ले लिया है, तो मेडिकल कॉलेज का ही फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारी रेफरेंस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। वो क्वालिफाइड या एलिजिबल भी होना चाहिए हमारी स्टडी के अंदर, जो भी हम स्टडी ले रहे हैं उसके लिए ये 3 क्राइटेरिया जो हैं वो मस्ट फुलफ़िल करना चाहिए स्टडी पॉपुलेशन। नाउ रेंडमाइजेशन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भाई रेंडमाइजेशन जो है वो क्या है, डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाता है हमको, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो हम इसको आज डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रेंडमाइजेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है by which the study participants are allocated into groups, usually study and control group। ठीक है, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से हमने स्टडी ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में कर दिया। सपोज़ कीजिए अगर ये 60 हैं तो इसमें 30 हमने स्टडी ग्रुप ले लिया, 30 हमने कंट्रोल ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबको इक्वल चांस मिल रहा है कि भाई उनको स्टडी में 60 हैं तो 60 स्टूडेंट्स को सबको इक्वल चांस है, या तो वो स्टडी ग्रुप में जाएंगे या वो कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, मतलब उनको स्टडी का पार्ट तो रहना है। ठीक है, नाउ रेंडमाइजेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द बायस। इससे बायस नहीं हो सकता। बायस एक सिस्टमेटिकल एरर रहता है, तो वो इसको एक तो एलिमिनेट करता है और कंपेरेबिलिटी को अलाउ करवाता है। मतलब हम 2 लोगों में अब हम कंपेयर कर पाते हैं, जो 2 हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमने पार्टिसिपेंट्स लिया, उनको स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में गया, 60 अगर ये थे तो 30 और 30 हमने इनको डिवाइड कर दिया, और फिर हमने उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया उस ट्रीटमेंट को हमने उनका फॉलोअप किया। तो स्टडी ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, कंट्रोल को हमने नहीं दिया, दोनों को हमने फॉलोअप किया और फिर हमने रिजल्ट्स को कंपेयर किया। तो इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल, ये हार्ट है कंट्रोल ट्रायल का। एंड इन दिस एवरी इंडिविजुअल विल गेट द इक्वल चांस ऑफ बीइंग अलोकेटेड इनटू द ग्रुप्स। वो ट्रायल ग्रुप्स में इक्वल चांस है कि दोनों को इक्वल चांस है कि भाई किसी ना किसी ग्रुप में तो वो आएंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है बाय विच द पार्टिसिपेंट्स आर अलोकेटेड इनटू द ग्रुप्स, यूजुअली स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमको पता होना चाहिए, वाइवा में ये पूछा जाता है। नाउ आफ्टर रेंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? हम द नेक्स्ट स्टेप टू इंटरवीन एंड मैनिपुलेट द स्टडी ग्रुप बाय द डेलिब्रेट एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक एजेंट और विड्रॉल और रिडक्शन ऑफ सस्पेक्टेड कॉजुअल फैक्टर। ठीक है, देखिए हमने पार्टिसिपेंट्स को रेंडमाइजेशन करके स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में कर दिया। अब मैनिपुलेशन या इंटरवीन का क्या मतलब होता है? अब या तो हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग ट्रायल है, या तो ट्रीटमेंट हम इनको दे रहे हैं या कोई चीज़ हम इनसे रिड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। तो ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टडी ग्रुप को दे रहे हैं, ठीक है, या तो प्रिवेंटिव या थेरेप्यूटिक एजेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ का विड्रॉल या रिडक्शन हो सकता है, कोई भी रिस्क फैक्टर्स का। तो ये 4th स्टेप में मैनिपुलेशन एंड इंटरवेंशन
हो गया। नाउ फॉलो अप, अब हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने इनको स्टडी ग्रुप को इंटरवेंशन दिया, कंट्रोल को हमने अनएक्सपोज रखा, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। दोनों का जब हमने फॉलो अप करा तो फॉलो अप में क्या रहता है, implies examination of study and control group at defined interval of time, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टैंडर्ड मैनर पे इक्वल इंटेंसिटी अंडर द सेम गिवन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और सेम टाइम फ्रेम में हम फाइनल आउटकम को देखते हैं। तो फॉलोअप स्टडी और कंट्रोल ग्रुप दोनों में किया जा रहा है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एट्रीशन, जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीशन का क्या मतलब होता है, लॉस टू फॉलोअप, मतलब अब कई लोग क्या होते हैं स्टडी या कंट्रोल ग्रुप में, वो या तो उनकी डेथ हो जाती है या वो माइग्रेट हो जाते हैं या उनका इंटरेस्ट जो है वो हट जाता है स्टडी के लिए और वो नहीं आना चाहते हैं कई लोग, तो फिर वो हमारी जो स्टडी होती है वो बायस्ड हो सकती है। तो ये एट्रीशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वाइवा में पूछा जाता है कि एट्रीशन क्या है, तो हम लोगों को पता होनी चाहिए टर्म कि भाई फॉलो अप के टाइम पर कई बार ये एट्रीशन की प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ असेसमेंट ऑफ आउटकम, अब लास्ट में हमारा फॉलोअप भी हो गया, अब हमको रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, कि स्टडी और कंट्रोल ग्रुप का क्या रिजल्ट है। ये फाइनल स्टेप है किसी भी ट्रायल का, तो या तो पॉजिटिव रिजल्ट हैं या फिर नेगेटिव रिजल्ट हैं। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब जो ड्रग या ट्रायल हमने दी तो उसका बेनिफिट है स्टडी का। नेगेटिव रिजल्ट्स में क्या रहेगा कि भाई क्या सिवियरिटी एंड फ्रिक्वेंसी है साइड इफ़ेक्ट्स की, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो दोनों ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हम कंपेयर करते हैं। हमने यहाँ पे रेंडमाइजेशन में देखिए एक वर्ड पढ़ा था, इट अलाउज कंपेरेबिलिटी, मतलब ये दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो कंपेरेबिलिटी, तो हम यहाँ फॉलोअप के बाद में जो हमारा रिजल्ट है उनको हम दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या कर रहे हैं, बोथ द ग्रुप्स में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेबिलिटी को भी अलाउ कर रहा है, ठीक है। नाउ बायस क्या रहता है, बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी डिटेल में वीडियो हम लोग अपलोड और करेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो बायस है ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए। बायस जो होता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, असेसमेंट के टाइम पे जो एरर, जो गलतियां हमसे हो सकती हैं, ठीक है, उस एरर्स को, उन सिस्टमैटिक एरर्स को हम बायस बोलते हैं। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में जो एरर्स रही हैं सब्जेक्टिव बायस, ठीक है, क्या रहता है, पार्टिसिपेंट्स फील बेटर, हमने उनको कोई न्यू ट्रीटमेंट दिया, वो कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल बेस्ट हूँ, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मुझे सब कुछ ठीक है। जबकि कई बार ये हमारा माइंड सेटअप भी हो जाता है कि हाँ हम पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं तो हाँ मुझसे हमें ठीक है, तो ये एक तरीके का सब्जेक्टिव बायस हो सकता है। ऑब्जर्वर बायस क्या रहता है, इन्वेस्टिगेटर न्यू बिफोर हैंड, वो पहले से जानता है कि भाई अबाउट द थेरेपी, कि भाई किस पेशेंट को हम ये थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा कि हाँ भाई इसको ठीक है। तो बायस, अब एक और बायस रहता है इवैल्यूएशन का, इन्वेस्टिगेटर सबकॉन्शियसली फेवरेबल रिपोर्ट दे देता है कि भाई इसको हमने ये ड्रग दी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट इसका आउटकम आने वाला है। तो ये एक तरीके का बायस है, मतलब रिज़ल्ट भले ही सही आए ना आए पर उसने पहले से ही बोल दिया है कि हाँ परफेक्ट आने वाला है। तो बायस को रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ लेते हैं उसे हम ब्लाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडिंग भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आरसीटी में मेनली किया जाता है। तो ब्लाइंडिंग क्या है, तो 3 तरीके की ब्लाइंडिंग रहती है, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, डबल ब्लाइंड एंड ट्रिपल ब्लाइंड। अब सिंगल ब्लाइंड ट्रायल क्या होता है, ठीक है, द ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट्स इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, मतलब पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है वो स्टडी ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है। मतलब हम कोई ड्रग अगर उसको दे रहे हैं या प्लेसिबो दे रहे हैं तो उसको पता नहीं है कि भाई वो ड्रग दी जा रही है या प्लेसिबो दिया जा रहा है। डबल ब्लाइंड ट्रायल में ट्रायल इज़ सो प्लान दैट नाइदर द पार्टिसिपेंट्स नॉर इन्वेस्टिगेटर, मतलब पार्टिसिपेंट को भी पता नहीं है और इन्वेस्टिगेटर को भी पता नहीं है कि वो स्टडी ग्रुप में है कि क्या उनको ट्रीटमेंट ले रहा है, क्या उनका ग्रुप एलोकेशन है, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, प्लेसिबो ले रहे हैं, ये किसी को भी, दोनों को पता नहीं है। ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल जो रहता है इसमें पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टिगेटर और जो पर्सन डेटा एनालाइज कर रहा है उनको भी पता नहीं है, तीनों को ही पता नहीं है। तो आइडियली ट्रिपल ब्लाइंडिंग इज़ बेस्ट, पर जनरली हम लोग डबल ब्लाइंड ट्रायल को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फॉलो करते हैं। तो ये ब्लाइंडिंग भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको देखिए, हम एक चार्ट फॉर्म में RCT को देखा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से हम एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सूटेबल सैम्पल्स को। उसमें से हम नेसेसरी एक्सक्लूजन्स करते हैं, कैसे कि भाई एलिजिबल है या नहीं है। 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे, इन्फॉर्म कंसेंट वाला, एलिजिबिलिटी, और ये तीनों क्राइटेरिया जो रहते हैं हमारे, उनसे हम लोग यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि भाई इन्फॉर्म कंसेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन एंड क्वालिफाइड या एलिजिबल हैं या नहीं है। ये तीनों क्राइटेरिया जो हैं हमारे, उसी के हिसाब से हम लोग नेसेसरी एक्सक्लूजन्स करते हैं। बाद में हम उसमें रेंडमाइजेशन करके स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में हमने 2 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर था जो कि इक्वल चांस करके अलाउ कंपेरेबिलिटी करता है। फिर हमने उसमें मैनिपुलेशन किया, मतलब उनको क्या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या इंटरवीन कर रहे हैं, और बाद में हमने फॉलोअप करके उनका असेसमेंट किया। ठीक है, तो ये टेबल के फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। नाउ द रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो हैं वो कितने तरीके के रहते हैं। तो एक क्लिनिकल ट्रायल है जो हम ड्रग ट्रायल्स में देते हैं, ड्रग ट्रायल जो रहता है, प्रिवेंटिव ट्रायल जो वैक्सीन के जो ट्रायल हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल जो ट्रायल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डेंटल केरीज के लिए जो स्वीट वगैरह हम पेशेंट्स को अलाउ करते हैं और फिर हम देखते हैं। कई सीजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, स्मोकिंग का सीजेशन करके फिर हम लोग देखते हैं। इटियोलॉजिकल एजेंट्स के लिए जैसे इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग किया हमने और जिंजवाइटिस को देखा, तो ये भी ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिक एजेंट। देन इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं हम डेंटल कैंप्स में। ठीक है, तो ये ट्रायल्स जो हैं ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के टाइप्स हैं। नाउ स्टडी डिज़ाइन जो है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 2 तरीके की रहती हैं। एक तो होता है कंकरेंट पैरेलल स्टडी, एक होता है क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी। ठीक है, तो हम लोग कंकरेंट पैरेलल स्टडी में क्या करते हैं, हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन है, उस कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रैंडम ग्रुप्स हैं जिसमें एक को तो हमने ट्रीटमेंट दिया, एक को हमने नहीं दिया। उनके हमने आउटकम को देखा और फिर कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप्स। 2 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें हमने कंपैरिजन किया। 1 ग्रुप तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से है एक्सपोज और अदर ग्रुप नहीं है, तो ये है कंकरेंट पैरेलल स्टडी। ठीक है, पैरेलल स्टडी। नेक्स्ट जो है वो क्रॉसओवर टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन रहती है। इस टाइप की स्टडी डिज़ाइन में क्या होता है कि ईच पेशेंट सर्व्स एज हिज ओन कंट्रोल। खुद एक पेशेंट जो पेशेंट है वो अपना खुद का कंट्रोल सर्व करता है। बिफोर क्या रहता है, पेशेंट्स आर रैंडमली असाइन टू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। पहले तो हमने क्या कर दिया, स्टडी और कंट्रोल ग्रुप में अलग अलग रैंडमली असाइन कर दिए। स्टडी ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दिया, कंट्रोल ग्रुप को हमने प्लेसिबो दिया। नाउ आफ्टर दैट 2 ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम। हमने इनके आउटकम को देख लिया, जैसा कि हमने पैरेलल जो स्टडी थी इससे पहले वाली, जो ये वाली देखिए, इसमें हमने कंकरेंट पैरेलल स्टडी में हमने जैसे जो किया आउटकम को कंपेयर कर लिया, यहाँ तक भी सेम हुआ। लेकिन क्रॉसओवर टाइप में क्या हुआ, नाउ आफ्टर सम टाइम देन पेशेंट्स आर टेकन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्लेसिबो। अब जो भी ड्रग्स हम उनको दे रहे थे, अब हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम के इंटरवल तक, ताकि जो भी उनके ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। आफ्टर दैट द स्टडी ग्रुप्स आर चेंज टू कंट्रोल ग्रुप। अब जो स्टडी ग्रुप हैं वो कंट्रोल बन गए और कंट्रोल ग्रुप स्टडी ग्रुप में बन गए, वाइस वर्सा। मतलब जो हमने स्टडी ग्रुप को अब जो ट्रीटमेंट दिया था उनको अब हम प्लेसिबो दे रहे हैं कुछ टाइम के बाद में, जब साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ड्रग का सारा कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स जब ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टडी ग्रुप को तो हमने प्लेसिबो दे दिया और कंट्रोल ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दे दिया, और फिर हमने उनके आउटकम्स को कंपेयर किया। तो ये देखिए क्रॉस ओवर टाइप का डिज़ाइन रहता है। तो पहला तो हम लोगों ने पहला स्टेप तो यहाँ पे ये लिया था, और दूसरे स्टेप में हमने उनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा। लेकिन इससे क्या रहता है, एक तो अच्छी बात एडवांटेज ये है कि भाई एक तो इकोनॉमिक रहता है, और जो पेशेंट्स हैं कम पेशेंट्स की हमको ज़रूरत रहती है। लेकिन
इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ट्रीटमेंट के टाइम पर फर्स्ट स्टेप में ही अगर स्टडी ग्रुप ठीक हो गया तो फिर हम इस चीज़ को आगे कैरी और आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के स्टडी डिज़ाइन है। नाउ वो ये सारा जो हमने पढ़ा था पहले, ये तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिनको हम कॉजी एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के रहते हैं: अनकंट्रोल ट्रायल, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज़ विद एंड विदाउट कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो अनकंट्रोल ट्रायल जो होता है, इसमें हिस्टोरिकल कंट्रोल के तौर पे हम लोग रहते हैं कि भाई इनसे कंपेयर किया जाता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ अर्लियर अनट्रीटेड पेशेंट अफेक्टेड बाय द सेम डिजीज़। जैसे कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है, उसका हमने ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया है उसके उसी के हिसाब से हम उसको हिस्टोरिकल कंट्रोल के तौर पे ट्रीटमेंट मतलब कंट्रोल के तौर पे उसको लेते हैं। तो ये है अनकंट्रोल ट्रायल। और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जॉन स्नो ने जो कॉलेरा के लिए डिस्कवर किया था, तो ये नॉन कंट्रोल ट्रायल। नाउ बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज़ विद एंड विदाउट कंट्रोल, तो जेम्स लिंड ने जैसे 1750 फॉर स्कर्वी के लिए किया था। पहले कुछ ग्रुप्स को उन्होंने विटामिन सी फ्रूट्स वगैरह दिए थे, कुछ को नहीं दिए, तो फिर दोनों ग्रुप्स में उन्होंने कंपेयर किया था। तो ये जो थे, ये नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो हैं, ये कॉजी एक्सपेरिमेंट भी है, 3 तरीके के रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की जो फेजेज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।